इलेक्शन हम कह सकते हैं कि साफ और शिफाफ होने जा रहे हैं। थोड़ी सी भी इलेक्शन वाले दिन भी फ्रीडम मिली तो खंबे भी जीत जाएंगे और इलेक्टेबल हार जाएंगे। कहा जा रहा है चौथी मरतबा नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म है। इतना आसान है ये सब? 21 अक्टूबर को जब मियाँ साहब वापस आए थे ना, तो उस जलसे में खड़े होकर उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पर किसी से बदला लेने नहीं आया और मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। तो जब मैंने ये बात सुनी तो मेरा कहता निकल गया। अवामी रंग क्या है? शहबाज शरीफ साहब के हलके में मुझे नून लीग की फेवर काफ़ी नज़र आई। अलबत्ता नवाज शरीफ साहब के हलके के अंदर वो बात मुझे नज़र नहीं आई। ये मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी से नून लीग का वोटर बढ़ेगा? मियाँ साहब के आने से बहुत फ़ायदा हुआ मेरे ख्याल में PMLN को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जवाब दो इलेक्शन के नाम। क्या इलेक्शन साफ शफाफ होंगे? इलेक्शन में कौन अक्सरियत हासिल करेगा? ये सारी बातें, ख़बरें क्या चल रही हैं, इस वक्त आगे होने का जा रहा है। तजियाकारों के साथ आज प्रोग्राम करेंगे हम। सोहेल बड़ाइश साहब, मारूफ तजियाकार, सीनियर सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद हैं। सोहेल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी। सर, क्या देखते हैं इलेक्शन हम कह सकते हैं कि साफ और शफाफ 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं? मेरा ख्याल इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन ये वैसे ही इलेक्शन होंगे जैसे पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं। कितने साफ होंगे, कितने शफाफ होंगे इसका अंदाज़ा नहीं, लेकिन आज तक की जो सूरत हाल है उसको देखें तो जिसको आप साफ और शफाफ कह रहे हैं वो तो होते नज़र नहीं आ रहे। तो आपने तो ये सारे इंतखाबात देखे, तो ये उन्हीं जैसे कमो बेश इंतखाबात। 2018 बिलखसूस या 1990 देख लें, 1997 देख लें, उसके बाद 2002 देख लें, तो ये तकरीबन उसी तरह का इलेक्शन है। तो क्या सर, अब आप तो इलेक्शन एक्सपर्ट हैं, हलकों को जानते हैं, देहाती शहरी, क्या बनने जा रहा है अगर इस वक्त इंतखाबात होते हैं तो क्या नताइज की तवक्कुह की जा सकती है? दो थ्योरियाँ मेरे जहन में हैं जी। थ्योरियाँ हैं, अभी मतलब है इसका अभी एविडेंस आएगा तो किसी नतीजे पे पहुंचूंगा। एक थ्योरी तो ये है कि जिस तरह से इलेक्शन प्लान किया जा रहा है या जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं कि नून लीग जो है, लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, इलेक्टेबल्स जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो PTI है वो बिल्कुल दबी हुई है, डीमोरलाइज है, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है। तो अगर ये दवाई ज़्यादा डल गई तो फिर तो यूँ समझेंगे नून जो है वो बहुत सीटें ले जाएगी, मेजॉरिटी तो कंफर्टेबल ले जाएगी पंजाब से। एक ये थ्योरी है। दूसरी थ्योरी है कि नहीं जी, लोगों को बहुत गुस्सा है, लोग बड़े नाराज़ हैं, उनको गुस्से का एक मौका मिलना चाहिए, और अगर थोड़ी सी भी इलेक्शन वाले दिन भी फ्रीडम मिली तो खंबे भी जीत जाएंगे और इलेक्टेबल हार जाएंगे। फ़िलहाल ये जो थ्योरी है इसका कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है। दूसरी वाली पहली वाली का तो पहले वाली के तो एविडेंस मौजूद है जी। दूसरी वाली जो थ्योरी है इसका कोई एविडेंस मौजूद नहीं है, क्योंकि अभी तक 9 मई के वाक़या के बाद पंजाब में ना लोग बाहर निकले हैं, ना लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, ना कोई ऐसा जो है अभी तक गैदरिंग, कोई मौसर एक्टिविटी नज़र नहीं। हाँ, अलबत्ता फेसबुक पे जो है, ट्विटर पर वो ज़रूर उनकी ऐसे लगता है कि हुक्मरानी है। शहर में भी मिले फिरें तो नज़र आता है, लेकिन क्या वो लोग उस दिन हिम्मत करेंगे, जुर्रत करेंगे, निकलेंगे, अपने हामी को और जाके जो है वो वोट डालेंगे? इसका अभी तज्जिया जो है वो ज़रा मुश्किल है। कुछ दिन के बाद या आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें खुल जाएंगी। ये जो कह रहे हैं कि जी आसार सारे हो गए, अहम सफ़ीर जो हैं वो मुलाकातें कर रहे हैं, कहा जा रहा है चौथी मरतबा नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म है, इतना मतलब इतना आसान है ये सब कुछ? मैं तो खैर पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये तो सारा कुछ तय है। सवाल तो ये है क्या क्या हर्डल पेश आएंगी। ये तो तय है कि वो वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं। क्या रुकावटें सर? हमारी रुकावट ये एक तो ये है कि उस दिन क्या इलेक्शन वाले दिन क्या जिस तरह सोचा गया उसी तरह होगा या उसके मुखालिफ भी हो सकता है। चले 50% इम्कान नहीं तो 10%, 5% तो इम्कान है ना इस बात का। दूसरी बात यह है कि फिर जो पीपल्स पार्टी है क्या उसके साथ कोलिशन बन जाएगी, क्या पार्लियामेंट हंग होगी, मेजॉरिटी होगी। मुझे तो लगता है कि अगर नून का जादू चला और ये दवाई जो है वो ज़्यादा डल गई
तो मेरा ख्याल है कंफर्टेबल मेजॉरिटी ले जाएंगे। जैसे बलूचिस्तान में भी लोग गए हैं, KPK में भी अगले दिनों में कुछ होगा, सिंध में भी GDA टाइप सपोर्ट जो है वो इनको मिल जाएगी। तो सारे मिल मिला के एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी की तरफ चले जाएंगे। यानी आपको लगता है कि इस मरतबा पीपल्स पार्टी के हाथ से सुबह सिंध निकल जाएगा? नहीं, जो ओरिजिनल प्लान है वो तो यही है कि जो 60 सीटें पीपल्स पार्टी लेगी और 70 से 75 सीटें नून लेगी। लेकिन चूंकि मैं कह रहा हूँ कि दवाई ज़्यादा डाल सकती है, अभी भी उसमें अगर दवाई ज़्यादा डल गई तो उससे ये होगा कि फिर पीपल्स पार्टी की सीटें कम हो जाएंगी, नून की सीटें बढ़ जाएंगी। फिर नून और MQM का भी इत्तेहाद हो चुका है। जो 20-22 सीटें अर्बन सिंध की हैं उसमें से भी पीपल्स पार्टी का पहले ख्याल था कि 8-10 हम ले जाएंगे। लेकिन ये जो नून के साथ जो ताज़ा इत्तेहाद है इसमें क्या होगा, बराबर होगी, ज़्यादा मुत्तहिदा और नून की कोलिशन चली जाएगी, ये देखने की बात है। लोगों का ख्याल है कि नून भी 2-3 सीटें जीतने की पोजीशन में जब MQM के साथ सपोर्ट होगी। क्या वाकई ऐसा होगा? दूसरा ये है कि क्या PTI को तो ये कहा जाता है कि इस वक्त कराची जो है वो PTI का सबसे बड़ा हब है। तो वो जो अगर मुत्तहिदा और नून का इत्तेहाद हो गया है तो क्या PTI सीटें नहीं लेगी? और अगर PTI ने इलेक्शन लड़ना है तो उसके कौन से लीडर होंगे जो लड़ेंगे, क्योंकि कोई लीडर तो नज़र नहीं आ रहा। तो ये बड़े अभी सवालात अभी उठेंगे। सबसे बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम PTI को यही है कि उसकी जो लीडरशिप है, इवन कॉन्स्टिट्यूंसी की लेवल की लीडरशिप, वो भी अवेलेबल नहीं है, ना अपने हलकों में है, ना लोगों से टच में है। आपका मशवरा तो ये था कि चौधरी परवेज़ लाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो भागदौड़ है वो दे दी जाए तो सारे हालात जी, ठीक मैं हो तो सकते ये हैं। समझता हूँ कि अब भी जो मॉडरेट्स हैं, जो शाह महमूद कुरैशी है, वो भी इमरान खान से बड़े लायल हैं। चौधरी परवेज़ लाई ने भी अपनी लायल्टी साबित की है। तो पार्टियां हमेशा अपने मुश्किल वाले वक्त में दूसरे ऐसे लोग फेस ले आती होती हैं कि जिससे कि मामलात आगे चलने शुरू हो जाते हैं। आप देखें कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मखदूम अमीन फ़हीम को ले आई थी, जो सबके लिए काबिल कबूल थे, एस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल थे, हत्ता कि इस हद तक काबिल कबूल थे कि इलेक्शन के अगले दिन ही मुशर्रफ साहब ने मखदूम अमीन फ़हीम साहब के साथ बैठ के खाना खाया था। और फिर जो नून जब मुश्किल में गई, शहबाज शरीफ साहब को वो आगे ले आए, इससे पहले राजा ज़फ़रुल हक साहब को आगे ले आए। तो ये शायद खाकान अब्बासी को ले आए जो एस्टेब्लिशमेंट के लिए उस वक्त काबिल कबूल थे। तो सियासी पार्टियां इस तरह अपनी इक़दामात करती रहते हैं। इमरान खान साहब को भी चाहिए कि अपना कोई लायलिस्ट, वो जिस पे उनको एतमाद हो, उसको आगे करें ताकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई उनके मामलात जो है वो बेहतर हों। आपको लगता है कि उनकी अपनी सरबराही में, उनकी मौजूदगी में इसके कोई इम्कानात नहीं है? नहीं, बिल्कुल उनकी मौजूदगी रहेगी, उनकी सरबराही रहेगी, लेकिन इस वक्त के जो ताज़ा हालात हैं उसमें तो साफ नज़र आ रहा है कि उनको इलेक्शन से पहले कोई जेल से निकलने नहीं देगा, उनको इलेक्शन के लिए अहल करार नहीं दिया जाएगा। तो अब जब ये सूरत हाल वाज़ेह है तो एक अल्टरनेट अरेंजमेंट तो होना चाहिए ना। ये आपने पहले कभी देखा कि किसी कुव्वत ने चाहा कि ये पार्टी इलेक्शन ना जीते और वो खम्बों को भी वोट मिले और वो भी जीत गए इतनी रुकावटों के बावजूद? नहीं, देखिए इसके छोटे मोटे आसार तो मिलते हैं, लेकिन कोई बड़ा, लेकिन PTI का चूँकि ये दावा है कि हमने हर चीज़ बदल दी हुई है पाकिस्तान की, तो इसलिए उनके दावे पे भी 5-10% तो गौर करना चाहिए ना। ठीक है, हमारे तजर्बे में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि जब नून 2/3 अक्सरियत से जीती थी तो 2002 के इलेक्शन में हमें वो फिर 2/3 अक्सरियत नज़र नहीं आई थी। हमें पीपल्स पार्टी का पता है कि पीपल्स पार्टी को भी जब 90 में कंटेन किया गया तो 17 सीटें रह गई थी। और इसी तरह हमें फिर पता है कि 2000 जो था 2008 में जब था, उस वक्त भी आपको पता है कि नून की कम सीटें आई थी, ठीक है, जब पंजाब से ज़्यादा आई थी। तो फिर 2018 में भी हमने देखा कि किस तरह से नून को जो है वो कंटेन किया गया था और PTI को सपोर्ट किया गया था। तो हम ये इलेक्शंस तो हमारी आंखों के सामने हैं, 1985 से लेके तो आज तक तो सारे इलेक्शंस हमारे सामने हुए हैं और हमें पता है कि इसमें क्या क्या होता रहा। आप चाहते हैं कि एक आइडियल सिचुएशन तो ये है कि मियां नवाज शरीफ इमरान खान साहब को, इन सब लोगों को, अपने सियासी मुखालफिन को माफ़ कर दें? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सियासत में भी बिल आखिर, जिस तरह जंगों के बाद भी बिल आखिर अमन होता है,
इस तरह सियासत में भी अगर आपने मुल्क को आगे चलाना है तो लड़ाई के बाद बिल आखिर सुलह करनी पड़ती है। जैसे मैंने कहा कि और सबके सामने है कि पीपल्स पार्टी से लड़ के एक दूसरे को गद्दार कहते रहे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ केसेस करते रहे, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ था, दोनों को चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए बैठना पड़ा था। तो अब भी मेरा ख्याल है कि सियासी कुव्वतों को बालग नज़री करनी चाहिए। और दूसरी तरफ मैं तो ये भी समझता हूँ कि जो हमारी मुक्तदरा है उसके साथ भी सियासतदानों को बैठ के एक चार्टर जो है वो तय करना चाहिए। मुक्तदरा को भी ये सोचना चाहिए कि भाई अगर सियासतदानों को चलाना है तो इनको कितना इक़्तिदार देना है, उनके साथ तय करें, ठीक है। और अगर फ़र्ज़ करें जो उनको देने का ही कुछ लिए तैयार नहीं तो फिर कैसे सिस्टम चलेगा। तो मेरा ये ख्याल है कि सबको, अगर पाकिस्तान जिस बहरान में का शिकार है इससे निकलना है तो हर एक को अपनी पोजीशन पे थोड़ा थोड़ा पीछे हटना पड़े। तो इमरान खान अपनी पोजीशन से हटे, नवाज शरीफ अपनी पोजीशन से हटे, मुक्तदरा अपनी पोजीशन से हटे, तो तभी जाके स्पेस निकलेगी ना। अगर फ़र्ज़ करें ये सब कुछ इनका मौक़िफ़ ठीक होता तीनों का तो फिर तो बहरान ही ना होता। सुहेल साहब, ये इलेक्शन 8 फरवरी के ये तो आपको होते नज़र आ रहे हैं क्योंकि लोगों में अभी भी गैर यकीनी कैफियत है। और उसकी वजह है ना कि पीटीआई नज़र नहीं आ रही जो मेन इस वक्त मेन पार्टियों में है। दूसरा ये है कि कई लोगों को ये ख़दशा है कि अगर इलेक्शन हो गए और उसमें हो सकता है पीटीआई जीत जाए बहुत भारी अक्सरियत से, तो इसलिए लोग कहते हैं कि इलेक्शन ही नहीं होंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस चीफ़ जस्टिस की मौजूदगी में और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में अब इलेक्शन पोस्टपोन हो। अब यहीं पे होने हैं। तो आपको ये क्या नज़र आता है कि अगर सबको एक जैसी कहते हैं ना लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए तो फिर मेजोरिटी किसकी आपको नज़र आ रही है? नहीं देखें, अगर तो पुराने हालात ही रहते जिस वक्त तो इमरान खान के पास अच्छे इलेक्टेबल भी थे, इमरान खान के पास अच्छा वोट बैंक भी था और इमरान खान के पास अच्छा बयानिया भी था, तो ये तीनों के साथ अगर वो जाते तो वो आसानी से मेजॉरिटी लेके जा सकते थे। लेकिन 9 मई के बाद ये सूरत हाल बदल चुकी है। उनके बयानिया और उनका वोट बैंक तो मौजूद है, लेकिन उनकी जो इलेक्टेबल्स हैं और उनके जो कॉन्स्टिट्यूंसी लीडर्स हैं वो अब नहीं रहे, और पता नहीं इलेक्शन तक और कितने जाएंगे, और फिर जो रह भी जाएंगे क्या वो इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं लड़ सकेंगे। तो जब आपके ये वाला जो आपका लड़ने वाला काफ़िला है, इलेक्शन लड़ने वाला काफ़िला वही नहीं होगा तो फिर आप किस तरह इलेक्शन लड़ेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। एक शॉर्ट मशा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो मुख्तलिफ तजियाकारों के पास जाएंगे, क्या इलेक्शन वाकई होंगे और इलेक्शन से जुड़े सवाल उनसे पूछेंगे। एक शॉर्ट मशा ब्रेक। वेलकम बैक जी। सीनियर सहाफ़ी तजियाकार जनाब मंसूर अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इलेक्शन सर पे हैं और क्या ये साफ शफाफ होंगे, तमाम पार्टियों को ज़्यादा ना लड़ने की इजाज़त होगी, इनका तजिया क्या कहता है, ख़बर क्या है, तो इसे जानते हैं। तो मंसूर साहब, इस वक्त इलेक्शन का ऐलान तो हो चुका है, एक फिर भी गैर यकीनी की सूरत हाल वोटर्स में पाई जाती है जब हम लोगों के पास जाते हैं, ऐसा कुछ है या आपको तो वक्त पे नज़र आ रहे हैं इलेक्शन? नहीं, फ़िलहाल तो मुझे मौसम जो है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। हल्के फुल्के बादल कहीं दूर दराज नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टेस्ट मैच के अंदर कोई खलल पैदा होगा। बारिश नहीं होगी, पिच भी बड़े मुतवाज़िन तरीके से काम करेगी, अंपायर भी रजामंद लगते हैं मैच करवाने के लिए। उन्होंने बार बार मीटर निकाल के देखा है, लाइट जो है वो पूरी है, तो बल्लेबाज और बॉलर और फील्डर्स सारे इंशाल्लाह आपको मैदान के अंदर मेरे ख्याल में नज़र आएंगे। मुझे नहीं लग रहा कि इस मरतबा किसी किस्म का कोई डिले होगा। क्या ये इन इलेक्शन को, आपने पिछले इलेक्शन भी सारे कवर किया, इनको साफ शफाफ इलेक्शन कहा जा सकता है? डिपेंड करता है आपकी साफ़ और शफाफ की जो डेफिनेशन है वो क्या है। अगर तो आप इलेक्शन डे वाले दिन अगर ये कहेंगे कि जनाब ठप्पे नहीं लगेंगे और पोलिंग बॉक्सेस जो हैं वो नहीं उठाए जाएंगे, उसको साफ़ शफाफ कहना है तो ठीक है, वो साफ़ शफाफ होंगे, मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई मसला है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि इलेक्शन डे वाले दिन से पहले आने चंद महीने पहले, चंद हफ्ते पहले जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो तब मेरे ख्याल में उसकी शफाफियत के ऊपर सवाल का निशान ज़रूर आएगा। और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 2018 के इलेक्शन से पहले आया था, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं था। हुकूमत भी बन गई थी, हुकूमत चलना भी शुरू हो गई थी। 2024 के इलेक्शन भी इसी तरह ही होंगे।
एक तासुर इस वक्त ये है कि 9 मई का वाक़या तो हुआ, लेकिन बहुत से जो उम्मीदवार हैं वो इस वक्त हल्के में नज़र ही नहीं आते हैं। हम भी हल्कों में जाते हैं जी और तहरीक इंसाफ का ना कौमी असम्बली का ना सूबाई असम्बली का उम्मीदवार। तो ऐसे में कैसे यानी पीटीआई कैसे इलेक्शन लड़ेगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ना एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ मैं। मुझे लगता है जैसे एक गुब्बारा होता है ना, एक गुब्बारे के अंदर जो है वो आप पानी भरना शुरू करें या हवा भरना शुरू करें, चले पानी की एग्जांपल ले लेते हैं, उसको आप भरना शुरू कर दें, वो एक्सपैंड होता रहता है और एक लिमिट तक जाके जो है वो पूरी कैपेसिटी में वो बलून जो है वो पूरी तरह भर जाता है। अब मेरा ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी यही सूरत हाल है। इलेक्शन डे वाले दिन अगर तो इसके अंदर किसी ने यूं करके सुई मारी तो ये गुब्बारा यूं करके फट जाए और उसके बाद सारा पानी हर जगह बिखर जाए, अगर तो ऐसा हो सका, अगर तो ऐसा मुमकिन हो सका, तो फिर ना किसी गाड़ी की ज़रूरत होगी, ना किसी बिरयानी की ज़रूरत होगी, ना किसी लीडर की ज़रूरत होगी। ये पूरा का पूरा जमे गफ़ीर जो है वो पहुंच जाएगा पोलिंग स्टेशंस के ऊपर वोट डालने के लिए और तमाम की तमाम स्कीमें जो है वो मलिया मेट होकर रह जाएंगी। लेकिन अगर तो वो सुई मारने वाला कोई ना हुआ या किसी ने सुई मारने की ज़रूरत ही ना की और हिम्मत ही ना की, तो फिर मेरे ख्याल में ये उसी तरह एक ट्रेडिशनल इलेक्शन जो हर दफ़ा होता है पाकिस्तान के अंदर, ये बिल्कुल वैसा ही होगा। और उस दिन इलेक्शन डे वाले दिन जो एक साइंस होती है, आपका बेहतर गाड़ियों का अरेंजमेंट कौन कर सका, लोगों को मोबिलाइज कौन कर सका, बिरयानी कौन खिला सका, पैसे कौन लगा सका, वोट बिकता है यहाँ पे, मोटरसाइकिलें कौन दे सका, फिर उसके बाद ये फैक्टर्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। लेकिन मैं उसी तरह कहता हूँ कि ये सारा डिपेंड करता है कि क्या आप उस गुब्बारे को फाड़ सकते हैं या नहीं फाड़ सकते। क्या इस वक्त रावी चैन ही चैन लिख रहा है मियां नवाज शरीफ के लिए? क्या वो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं? अच्छा, मेरे ख्याल में ये इट्सेल्फ ये जुमला कहना कि क्या वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, ये नाइंसाफ़ी है पाकिस्तान के वोटर्स के साथ। मैं नहीं समझता कि कोई सहाफ़ी जो है वो भी इतना प्रिडिक्ट करना उसके लिए आसान हो गया है कि वो पहले से डिसाइड कर ले। चैनल्स पे तो इतनी बड़ी आसानी से कहा जा रहा है कि वो जा रहे हैं, बनने जा रहे हैं। नहीं, मतलब अब हवाएं उनके जो है फेवर में चल रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे कानूनी हवाएं हों, सियासी हवाएं हों, अस्करी हवाएं हों, हर किस्म की हवाएं जो हैं उनके हक में चल रही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जिस तरह मैंने आपसे वही कहा ना कि अगर तो गुब्बारा फट गया और पानी हर जगह बिखर गया तो तमाम स्कीमें जो हैं वो मलियामेट हो सकती हैं। लेकिन क्या वो टेम्परेचर वहाँ तक पहुँच चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर जो है बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा? सोशल मीडिया के ज़रिए तो बहुत ज़्यादा मोबिलाइजेशन हो रही है, ट्रेंडिंग भी होती है, सब कुछ होता है, बड़ी एक्टिविटी होती है। लेकिन पीटीआई की कमज़ोरी भी यही है कि सोशल मीडिया के हवाले से तो बल्ले ही बल्ले है, सत्य खैरान है, सब कुछ है, लेकिन ऑन ग्राउंड ऑन फील्ड जब सिचुएशन होती है वहाँ पे आपको कुछ नज़र नहीं आता। फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, इमरान खान साहब की साइफ़र केस के अंदर जो है वो समाप्त होती है। साइफ़र केस की समाप्त जिस दिन होती है, आपको अडियाला जेल के बाहर सवाए उनके वकला के चौथा बंदा कोई नज़र नहीं आता, पीटीआई का कोई सपोर्टर नज़र नहीं आता। डर है, मतलब डर है, ये भी नहीं है कि मैं ये कहूँ कि जी उसका इंटरेस्ट नहीं है, डर है। क्या उस डर को वो लोग तोड़ के पीटीआई के झंडे पकड़ के अगर तो आ सकते हैं इलेक्शन डे वाले दिन तो ठीक है, और अगर नहीं आ सके तो फिर जाहिर बात है अगले 5 साल गए आपके हाथ से। चौधरी परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि उन्हें किसी ने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं कहा और इस वक्त वो भी कैद में है, खान साहब भी कैद में है। तो आपको अगले आने वाले दिनों में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, सदर, किसी के लिए भी किसी किस्म की नरमी या सहूलत नज़र आती है? नज़र प्रैक्टिकल बात है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज तो होंगी, इंटरव्यू भी होंगे, ये सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ है मेरी इत्तला के मुताबिक, और ये सिलसिला अभी चलेगा, अभी और भी चलेगा, अभी और भी कुछ नाम जो हैं वो इंटरव्यूज़ देंगे, आप देखिएगा। तो जहाँ जो कहते हैं ना कि मुझे कहा नहीं गया या मैं नहीं दूंगा इंटरव्यू, या तो उसे कहा नहीं गया या उसको अभी तक वो डील नहीं मिली, सिंपल ठीक है, डील नहीं मिली आपको। या तो वो डील नहीं मिली। मतलब कई मैं ये भी जानता हूँ कि कई ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि देखें वो अंदर हैं, वो डटे हुए हैं, उन्होंने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, और भी पीटीआई के और भी चंद ऐसे लोग हैं। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक वो आप एक फ़ोन करें ना तो फ़ोन के बाद एक आवाज़ आती है कि आपके पास मतलूबा सहूलत मुयसर नहीं है। तो बेसिकली वो मतलूबा सहूलत उनके पास मुयसर नहीं होती, जिसकी वजह से उन्होंने अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। तो सबकी बात नहीं मैं कर रहा, चंद लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। उनके बारे में मुझे पता है कि उनको ना ये ऑफ़र की गई तो इसलिए ना वो करेंगे, क्योंकि शायद उनके हवाले से 9 मई के हवाले से जो उनके रोल्स थे उस हवाले से किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन उनको देने का कोई प्रोग्राम नहीं। तो आपको तो शदीद इख्तलाफ है जिन लोगों ने इंटरव्यूज़ किए हैं जी हाँ, इन रहनुमाओं के। जी हाँ।
तो आपके पास कोई इस तरह की ऑफ़र आई कि आपके पास कोई रहनुमा आना चाहता हो, इंटरव्यू देना चाहता हो, और अगर आए तो क्या करेंगे? हमारे पास भी मतलूबा सहूलत मुयसर नहीं है। नहीं, आपने एक असूली तौर पे तय कर लिया कि आप इन लोगों के इंटरव्यू नहीं करेंगे? मैंने बिल्कुल ये तय कर लिया है। मैं मिसाल के तौर पे अभी इस वक्त अगर हिरासत में हम बात करें तो मेरे ख्याल में अली नवाज़ अवान साहब वो इस वक्त अभी रूपोश हैं या गिरफ्तार हैं, हमें ठीक है। क्लियरली नहीं पता। तो मैं नहीं कर सकता। मुझे ये लगता है कि मेरी अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर इससे सवाल उठता है। हाँ बिल्कुल, अगर आपने इंटरव्यू मेरे पास आया भी तो फिर मेरे जो सवाल होंगे वो इस तरह के नहीं होंगे जिस तरह के सवाल अभी तक ऐसे इंटरव्यूज़ में आप सुन चुके हैं। मेरा सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि बताइए आपको मार कितनी पड़ी है। मेरा पहला सवाल के बाद दूसरा सवाल ये होगा कि किसके पास थे आप, किसने रखा हुआ था आपको, क्या डिमांड की जा रही थी आपसे। अगर तो ऐसे सवाल करने की इजाज़त है तो लाइए, फिर बिठाइए मेरे सामने, किसको बिठाएं। अब ये जो 3 साहिबान अब तक इंटरव्यू दे चुके हैं, जी। हमारा फ़ोन नहीं मिलता, उन्हें पता नहीं क्या चक्कर है। हालांकि तो उनका तीनों के साथ आपका भी ताल्लुक जी है। जी आप बिल्कुल आपके प्रोग्राम में बिल्कुल आते रहे हैं। बिल्कुल शेख रशीद साहब के साथ मैंने बहुत प्रोग्राम किए हैं, सदाकत अली अब्बासी साहब वॉज अ रेगुलर गेस्ट, उस्मान डार साहब, सबके साथ। लेकिन हमारा तो रब्ता नहीं हो तो पा आपने उनसे गिला नहीं किया कि मुझे आपने इंटरव्यू नहीं दिया उस वक्त? रहा। मेरा रब्ता ही नहीं हो पा रहा। मैं तो अभी तक भी नहीं हो रहा? मेरा नहीं, बिल्कुल रब्ता ही नहीं हो पा रहा। शेख रशीद साहब के बारे में मुझे पता लगा है उनका नंबर चेंज हो चुका है। सदाकत अली अब्बासी साहब नहीं मिल रहे, उस्मान डार साहब भी जो है वो हमें नहीं मिल रहे। आपको मिले तो ज़रूर मेरी गुजारिश कीजिएगा कि मंसूर अली खान आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। आप शहबाज शरीफ साहब के हल्के में गए हैं, नवाज शरीफ साहब के हल्के में गए हैं, क्या सूरत हाल है, अवामी रंग क्या है? शहबाज शरीफ साहब के हल्के में मुझे नून लीग की फेवर काफ़ी नज़र आई। अलबत्ता नवाज शरीफ साहब के हल्के के अंदर वो बात मुझे नज़र नहीं आई जो शहबाज शरीफ साहब के हल्के। दिस वाज क्वाइट सरप्राइजिंग। ठीक है। अब शायद उसकी रीज़न ये है कि मियाँ साहब खुद भी 4 साल तो तकरीबन बाहर रहे, वो नहीं है। शहबाज शरीफ साहब फिर भी यहाँ पे थे। एक डिस्कनेक्ट हुआ है। इससे पहले जब लास्ट टाइम यहाँ पे कलसूम नवाज साहिबा का ज़िमनी इंतखाब हुआ था, मरियम बीबी उस वक्त बहुत एक्टिव थी उस हल्के के अंदर, उन्होंने बड़ा कैंपेनिंग वगैरह की थी। लेकिन इस मरतबा मरियम बीबी भी फ़िलहाल अभी तक हल्के में कहीं पे नज़र नहीं आई हैं एक्टिवली, अभी तक गई नहीं है। हो सकता है जब चली जाएँ तो सेंटिमेंट चेंज हो जाए। फिर ये हल्का जो है डॉक्टर यास्मीन राशिद का भी है। अब डॉक्टर यास्मीन राशिद ऑलरेडी इस वक्त कैद में है, तो हमदर्दी के जज्बात तो एक वो वाला सेंटिमेंट तो है, डेफिनेटली है। लेकिन फिर वहाँ पे नून लीग का वोटर सपोर्टर भी है उतना ही हाइपर हुआ है कि मतलब डॉक्टर यास्मीन राशिद को सज़ा देनी है हमने उनके अगेंस्ट वोटिंग करके। तो फॉर भी बड़ा स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है और अगेंस्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट। लेकिन ये आप कहते हैं शहबाज शरीफ वाला हल्का क्लियर और नवाज शरीफ वाला दरमियान, मुझे कुछ डाउटफुल लग रहा है, मुझे फिलहाल कुछ डाउटफुल लग रहा है। लेकिन ये चीज़ें स्विंग होती रहती हैं, ये कोई एक फिक्स नहीं रहती है इलेक्शन डे वाले दिन। और लेकिन दूसरी बात ये कि मुस्लिम लीग नून के कायद का हल्का है, मतलब सबसे बड़ा, तो इतने आराम से तो नून लीग उसको नहीं जाने देगी। मेरे नहीं ख्याल के वो गिव अप कर देगी इतने आराम से। तो वैसे तो आपने फील कर लिया है कि अवाम क्या चाहती है। जी हाँ। तो क्या इलेक्शन तक आगे तो जाके जो तब्दीलियाँ आए ठीक है, इस वक्त वोट अगर पड़े साफ शफाफ इलेक्शन हो तो कौन सी पार्टी मेजोरिटी लगेगी? दोबारा वही साफ शफाफ की डेफिनेशन कौन सी वाली? अगर सबको आज़ादाना इलेक्शन लड़ने की इजाज़त हो, जी, सबको कैंपेन करने की इजाज़त हो, क्या तब कौन सी पार्टी मेजोरिटी ले जा सकती है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो केपी और पंजाब टोटल मेजॉरिटी होगी, बड़े सादा अक्सरियत से वो लोग जीत सकते हैं यहाँ से। सिंध के अंदर कुछ हद तक उनकी इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन सिंध अभी भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में आज भी। लेकिन अगर तो आपने बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए पंजाब और केपी के अंदर, तो बल्कि केपी के बारे में तो मुझे ये भी लगता है कि अगर आपने फ्री एंड फेयर ना भी करवाए तब भी पाकिस्तान तरीके से नहीं, वहाँ पे रोका नहीं जा सकेगा। वहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ सेंटिमेंट मेरे ख्याल में इतना स्ट्रॉन्ग है। तो क्या इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब हैं उनको कोई साफ इलेक्शन, साफ शफाफ इलेक्शन हम बार बार कह रहे हैं, इसकी कोई डिमांड करनी चाहिए, लोगों की रिहाई के लिए बात करनी चाहिए? क्या एक लीडर को इस तरह की करना चाहिए? 21 अक्टूबर को जब मियाँ साहब वापस आए थे ना, तो उस जलसे में खड़े होकर उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पे किसी से बदला लेने नहीं आया और मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। तो जब मैंने ये बात सुनी तो मेरा कहका निकल गया था। वो इसलिए क्योंकि कोई भी सियासी रहनुमा जो होता है ना, अपने मुखालिफ को कोई स्पेस नहीं देता, किसी सूरत नहीं देता। ये तो खान साहब भी नहीं देते थे। खान साहब भी नहीं देते थे, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो मेरा ख्याल में वो जो सिग्नल था ना, वो मियाँ वाली के लिए या बनी गाला के लिए नहीं था, वो पिंडी के लिए था कि मैं कोई बदला लेने नहीं आया। वो हमारी पुरानी बातें जनरल बाजवा, जनरल फैज़ वाली, उसको भुला दीजिए, बिल्कुल कोई मसला नहीं है।
दूसरी बात ये, इसके लिए बहुत बहुत आपके अंदर ना पेशेंस होना चाहिए, मादा होना चाहिए। और फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आप उठा के देखें तो ये इसमें मियाँ साहब पहले पहल कर चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको याद होगा खान साहब जब क्रेन से गिरे थे जी वो तो हॉस्पिटल गए थे मियाँ साहब उनका हाल अहवाल पूछने के लिए। उसके बाद बनीगाला जा चुके हैं मियाँ साहब, लेकिन इस किस्म की कभी भी कोई चीज़ जो है वो खान साहब की तरफ से नहीं हुई। बल्कि मुझे ये भी पता है कि जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग होनी थी एक मामले के ऊपर। आर्मी, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा मौजूद थे, तमाम सियासी रहनुमा मौजूद थे, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, सब मौजूद थे। खान साहब साथ वाले कमरे में बैठे रहे, वो उठ के नहीं आए उसके लिए। उन्होंने कहा मैं इन लोगों के साथ नहीं बैठूंगा। उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया था। मतलब ये लेवल ऑफ इमेच्योरिटी मैं कहूँगा खान साहब की थी कि आपको कितना ही कोई बुरा क्यों ना लगता हो, सियासत में आपको सबके साथ बैठना पड़ता है। तो मेरी दुआ है कि जिस दिन खान साहब कभी जेल से बाहर हैं तो सियासी तौर पे उनके अंदर एक मैच्योरिटी भी आ चुकी है और कि वो मैंने सियासतदानों के साथ बैठे खुद बैठे। खान साहब एक ये गलती करते रहे, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, इन लोगों को वो भेज दिया करते थे मुज़ाकरात करने के लिए। वो बेचारे 3-3 घंटे 4-4 घंटे मुज़ाकरात करके कोई चीज़ फाइनल करते थे। वापस जब जाते थे खान साहब के पास, खान साहब कहते थे रिजेक्टेड, कहानी खत्म। 3-4 घंटे की सारी मेहनत जो है उसको उठा के पानी में फेंक देते थे। तो ये इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होता। जब आप एक कमेटी बनाते हैं फिर आप उसे मैंडेट भी देते हैं। तो आई होप कि खान साहब के अंदर अब ये मैच्योरिटी आ जाए जब वो बाहर आते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक। मेरे साथ आज मौजूद है सरबराह पिल्डार जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। इस वक्त इंतखाबात में ऐलान तो हो चुका है, लेकिन हर पार्टी ये गिला शिकवा कर रही है कि उसके लिए जो प्लेइंग फील्ड है वो उसका लेवल नहीं हुआ। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसा ही है, ये तासुर दुरुस्त है ये गिला शिकवा? जो पार्टियां ये गिला शिकवा कर रही हैं उनमें से कई के तो शिकवे की मुझे समझ में नहीं आती। एक आध पार्टी की समझ में आती है क्योंकि वो पार्टी इस वक्त मातूब है, उसके चेयरमैन कैद में हैं, तो वो अगर कोई गिला कर रही हो तो किसी हद तक समझ में आता है। लेकिन बाकी पार्टियों का मुझे समझ में नहीं आता कि वो किस बात का गिला कर रहे हैं। हो सकता है उनको पास वो मालूमात हों जो हमारे पास नहीं है। लेकिन ये हकीकत ये है कि अब ये सवाल अगर आप मुझसे पूछें कि क्या ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने वाले हैं, जी तो मेरा रियलिस्टिक जवाब ये होगा कि उतने ही फ्री एंड फेयर होंगे जितने माजी में होते रहे। कोई बड़ी तब्दीली, आइडियल हालात वो तो नहीं होने वाले बाज़ाहिर लगता। तो जिस तरह माजी में होते रहे हैं किसी हद तक फ्री एंड फेयर, किसी हद तक आज़ाद, तो वो वैसे ही होंगे और उनको पार्टियां तस्लीम भी कर लेती थी शिकवा शिकायत के बावजूद। तो माजी में जो इलेक्शन होते रहे हैं और अब के जो जिसका निकाद होने जा रहा है 24 में, क्या देखते हैं आपको इनमें क्या मुख्तलिफ नज़र आता है कि आपको ये बिल्कुल एक तरह के लगते हैं? कुछ भी मुख्तलिफ नहीं लगता, एब्सोल्युटली। मैंने कुछ भी नहीं बदला है। तो ये हर इंतखाबात के अंदर तरीक़ेकार में थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है कि इन इंतखाबात में साबका कई इंतखाबात में ऐसे हुआ कि ये तय हो चुका था लगता है कि किसको जिताना है, किसने जीतना है। या कई ऐसे इंतखाबात थे जिनमें जीतने वाले का तो कोई फिक्स नहीं था, लेकिन ये तय था कि इसने नहीं जीतना। ठीक है। तो इस तरह के फ़ैसले हो जाते थे। फिर उसके बाद बाकी काम उसके हिसाब से चलता था। अदालतों के फ़ैसले, मीडिया के अंदर प्रोजेक्शन, उसके लिए बयानियाँ बनाना, उसके लिए फिर लोगों का शामिल हो जाना उस पार्टी में। तो ये सारे काम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होते रहे थे। जब ज़रा थोड़ा सा पिछला ज़माना था, जैसे आप चले जाएँ 1990 का, 1988 का, उस ज़माने में ज़रा क्रूड था मामला। उस ज़माने में पैसे भी बांटते थे, वो ऐसे बांटते थे कि पकड़े भी जाते थे। उसका केस आपको मालूम है, असगर खान साहब वाला, बहुत मशहूर केस है। उसे पैसे बांटे गए ISI की तरफ से, और वो एफिडेविट ISI के चीफ का कि मैंने इन लोगों को इतने इतने पैसे दिए हैं। तो यानी ऐसे सबूत मौजूद हैं। IGI जब बनी 1988 में, तो मरहूम हमीद गुल साहब उस वक्त ISI के DG थे जी। उन्होंने TV पे आके खुद कहा कि हाँ मैंने बनवाई, क्योंकि मैं समझता था कि जमहूरियत के लिए यही बेहतर है। तो इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं। तो अभी भी जो कुछ कर रहा होगा या कुछ हो रहा होगा, वो अपने तौर पर जमहूरियत की खिदमत ही कर रहा होगा। लेकिन बहरहाल वो खिदमत नहीं होती, वो मेरे ख़्याल में लॉन्ग टर्म में मुल्क के लिए नुकसानदेही होती है। या मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी से
नून लीग का वोटर बढ़ेगा या बढ़ा है, इससे क्या लगता है आपको कि उनकी वापसी से कोई फ़र्क पड़ा इंतखाबी माहौल में? मेरे ख्याल में यकीनन बड़ा होगा। हम्म, एक तो उनके जो मौजूदा कारकुन हैं, जो पहले भी थे अब भी हैं, उनका हौसला बहुत बड़ा होगा। यानी वो पहले जिस किस्म के हालात थे उसके अंदर कुछ मायूस से होके और कुछ हौसला हार के वो घरों में बैठ गए थे, और फिर उनके अंदर दाखिली भी कुछ कशमकश थी। उस दाखिली कशमकश की वजह से भी कुछ लोग हौसला हार देते हैं। लेकिन मियाँ साहब के आने से उनका इनकरेजमेंट बहुत हुई है, तो वो इंस्पायर होके इंतखाबात में पूरी तरह भरपूर तवानाई से हिस्सा लेंगे। और जो न्यूट्रल लोग होते हैं, जो इंतखाबात में हवा का रुख देख के फ़ैसला करते हैं, वो भी देख रहे होंगे कि हवा का रुख अब काफ़ी PMLN के हक़ में है। जो टेलीविज़न के ऊपर, अखबारों के अंदर और वैसे जो मुकदमों के अंदर उनके साथियों का बरी हो जाना, तो इस तरह की तमाम बातें इस बात का इशारा देती हैं कि अब PMLN विनिंग हॉर्स है। तो इसलिए वो लोग जो जीतने वाले के साथ होते हैं वो भी उनका साथ देंगे। तो मियाँ साहब के आने से बहुत फ़ायदा हुआ मेरे ख्याल में PMLN को, और उनके आए बगैर PMLN का इंतखाबात के अंदर कोई अच्छे नताइज देना वो मुमकिन नहीं था। तो आपने कहा कि ये पहले से क्लैरिटी हो जाया करती है कि किसने जीतना है और किसने हारना है और कौन वज़ीर आज़म होगा अगला। क्या मियाँ मोहन नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं? मैं तो माजी की बात कर रहा था, लेकिन इस वक्त भी अगर मैं बैठूँ तो मेरे तरजीह में तो नवाज शरीफ साहब ही वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। ठीक। जो हवा का रुख है उसे देख के, किससे बनना चाहिए किससे नहीं बनना चाहिए वो तो अलग बहस है, लेकिन जो हवा का रुख है उस पर मैं देख रहा हूँ। और मियाँ साहब के पास स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट भी है, बयानियाँ भी है, और वो अपनी पहली तकरीर से अंदाज़ा होता है कि वो लोगों को अपने साथ हमनवा बनाने के कामयाब भी हो सकते हैं। और उनके पास अगर पिछला रैकेट देखा जाए तो तरक्की का रिकॉर्ड भी है। अगर ये पिछले 1.5 साल की कारकर्दगी को निकाल दिया जाए, जो कि एक मखलूत कारकर्दगी थी, क्योंकि एक मखलूत हुकूमत थी, लेकिन पिछली दफ़ा 2013 में जब आए या उससे पहले 1997 में आए, तो उनका रिकॉर्ड में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो कोट कर सकते हैं। तो इसलिए मियाँ साहब के वज़ीर आज़म बनने के इम्कानात तो बहुत रोशन है, क्योंकि उनके मुकाबले में जो पार्टी हो सकती थी, टफ़ टाइम दे सकती थी, उसका हाल बुरा है। उसके लोग गिरफ़्तार हैं, उसके लोग छोड़ के जा रहे हैं, उन पर दबाव लगता है। उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं गलत जिनकी वजह से मुकदमात भी भुगत रहे हैं, और चेयरमैन साहब अंदर हैं। तो इस सारी बात से मुझे तो यही लगता है कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन सकते हैं। क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए बुनियाद इसकी ये होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को रिहा कर दिया जाए और वो इंतखाबात में आज़ादी से हिस्सा ले सकें? देखिए, जिन लोगों के ख़िलाफ़ कोई जराइम की या उनके ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है क्रिमिनल केसेस का, उनको तो बिल्कुल रिहा कर देना चाहिए। जिनके ऊपर इल्ज़ाम है उनको बेल के लिए कोशिश करनी चाहिए, अदालतों से थ्रू बेल मिल सकती है, रिलीफ मिल सकता है। जिन्होंने वाकई कोई जराइम किए हैं, जिन्होंने गलत काम किए, उनकी तादाद बहुत थोड़ी है, उनके साथ फिर वो जाने और अदालतें जाने। लेकिन आम PTI के मेंबर्स को और आम लोगों को जिन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, उनको भरपूर आज़ादी होनी चाहिए कि वो इलेक्शन लड़ें, कैंडिडेट बने या वोट डालें या सपोर्टर बने, उनको आज़ादी होनी चाहिए। ये जमहूरियत का तकाजा है कि ऐसे ही हो। तो क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहाँ से पता चल सकता है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने जा रहे हैं? क्या उसके 2-4 नुकात हो सकते हैं? देखिए, वो एक अंग्रेज़ी ज़बान की कहावत है, किसी ने कहा है कि आई कैन नॉट डिफाइन ब्यूटी बट आई नो व्हेन आई सी इट। कि मैं कहे ना कि ब्यूटी क्या होती है, इसकी तारीफ़ करें, वो तो करना मुझे समझ नहीं आता मैं क्या कहूँ। लेकिन जब मैं ब्यूटी को देखता हूँ तो मुझे पता होता है ये ब्यूटी है। तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मामला भी कुछ ऐसे ही है कि ये आपको जब होते हैं तो आपको पता चल जाता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं। अब अगर आवाम से पूछें तो आज भी जिनको नहीं भी पता वो भी ये कहते हैं, जो उस ज़माने में नहीं भी थे, तो 1970 के इलेक्शन बहुत फेयर थे और 1977 के इलेक्शन बहुत ही रिग्ड थे। ये आम आदमी के नॉलेज में है। लेकिन चंद मोटी मोटी बातें हैं, वो ये है कि आप किसी पार्टी को विक्टिमाइज़ ना कर रहे हों, उस पार्टी को पूरी आज़ादी दें कि वो इलेक्शन लड़े और अपना मंशूर, अपना प्रोग्राम बयान करे।
उनको आज़ादी दें, ये हो रही हो। इलेक्शन वाले दिन बैलेट पेपर्स की चोरी ना हो रही हो, दूसरे के बैलेट, इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं वो किसी की साइड ना ले रहे हों, आपको काउंटिंग के अंदर कोई शिकायत ना हो, काउंटिंग के वक्त तमाम इलेक्शन के एजेंट जो हैं वो मौजूद हों, पोलिंग एजेंट मौजूद हों, जब वो कलेक्ट हो रहा है रिज़ल्ट कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे रिज़ल्ट रिटर्निंग ऑफिसर का, तो वो भी उस मौके पे उनके इलेक्शन एजेंट मौजूद हों देखने के लिए, और वो तस्दीक करें कि हाँ जी हमने हमारे सामने बिल्कुल सही काउंटिंग हुई। तो ये सारी बातें हों, और फिर ये रिटर्निंग ऑफिसर गायब ना हो जाएं, जैसे कुछ हलकों के अंदर आपको याद है डस्का में हुए थे, और वो अगले दिन जाके शाम को मिले थे, रिज़ल्ट डिले ना हो। तो ऐसी चंद चीज़ें, और जैसे रिज़ल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम बैठ गया था, इस किस्म का कोई हादसा ना हो। तो ये चंद 6-7 बड़ी बड़ी मोटी मोटी चीज़ें हैं, उसको देख के आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इलेक्शन फेयर है, फ्री है, फेयर। और इलेक्शन से पहले जो प्री इलेक्शन है, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा धांधली का जो तरीका है पॉपुलर, वो प्री इलेक्शन फेज़ है। तो प्री इलेक्शन फेज़ में आपको नज़र आ जाता है कि ये इलेक्शन वाले दिन तो एक दिन होता है ना, उससे पहले कोई पार्टी के बंदे, जैसे आपको पता है 2018 के इलेक्शन से पहले तो रात को 12 बजे तक अदालत लगी हुई है, एंटी नारकोटिक्स कोर्ट, और वो हनीफ अब्बासी को कन्विक्ट करके भेज देते हैं क्योंकि शेख रशीद को जिताना मकसूद है। और वो अब वो देखें बाइज्जत बरी हो गए हैं इतने सालों के बाद सही, इसका मतलब वो गलत मुकदमा था ना। तो इस तरह जब आपको इस तरह की हरकतें होती नज़र आती हैं किसी पार्टी के ख़िलाफ़, विक्टिमाइज, एक पैटर्न नज़र आता है, एक दो बंदे की बात नहीं, एक पूरा पैटर्न है, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये पार्टी तो नहीं जीतेगी। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होगी ना, वापस आएंगे तो पूछेंगे कि क्या मुल्क में वाकई आज़ादाना इंतखाबात हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। वेलकम बैक। क्या सूबों में क्या देख रहे हैं आप, क्या कोई कौमी जमात तमाम सूबों में अक्सरियत ले पाएगी फिल वक्त, जो अगर आप तजिया करते हैं, देखते हैं वोटर्स का रुझान, क्या मुमकिन होगा ऐसा? तो ये मुमकिन हो सकता है कि अगर चारों सूबों में नहीं तो 2 सूबों में अक्सरियत ले ले, ठीक, और बाकी 2 सूबों में कुछ और लोगों को साथ में ला के अक्सरियत बना ले। लेकिन ये कोई ज़रूरी तो नहीं है कि चारों सूबों में अक्सरियत हो एक पार्टी की, और चारों सूबों में एक ही जमात की फिर सूबाई हुकूमत भी बने। मैं तो समझता हूँ कि अगर मुख्तलिफ पार्टियों की हुकूमत बने सूबों में, ताकि हर एक का कोई स्टेक हो उसके अंदर, हर पार्टी महसूस करे कि इसमें, इस हुकूमत के चलने में और इस निज़ाम के चलने में उनकी भी कोई फ़ायदा है। लेकिन हमारे यहाँ तो इससे कोई मसाइल ज़्यादा बढ़ते नज़र आते हैं। नहीं, वो अगर मसाइल सिंध को में- हल कर लेना चाहिए। कि सिंध में किसी की हुकूमत हो, केपी में किसी की हुकूमत हो, तो हमने ये भी देखा कि ये सीखना चाहिए हमें। लेकिन आप माजी में देखें कई दफ़ा हुकूमतें रही हैं मुख्तलिफ पार्टियों की, लेकिन फिर भी काम चला है। 97 में भी तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो काम चला। फिर आपको यही तो जमहूरियत का तरीका है, उस सियासतदानों को फिर एक दूसरे के साथ मिल बैठ के अफ़ाम व तफ़हीम से कोई कंप्रोमाइज़ करके, कोई उसकी बात मान लें, कोई आपकी बात मानी जाए। तो दुनिया में जहाँ कामयाब जमहूरियतें हैं वो ऐसी होती है, गिव एंड टेक के साथ, कभी किसी की पूरी बात नहीं मानी जाती। और ये हमें तरीका सीखना चाहिए। अगर हमने जमहूरी निज़ाम चलाना है तो फिर उसका तरीका तो यही है। लेकिन अगर एक ही कहे कि मैं ही सारी बातें अपनी मर्ज़ी की करूँगा, मैं इमरान खान साहब में जो बड़ी वीकनेस देखता था वो यही थी, वो इस बात को नहीं समझते थे कि ये डेमोक्रेसी है, कि हर बात नहीं मानी जाती, कुछ बातें मान लेंगे, कुछ मनवा लेंगे, और डायलॉग हमेशा जारी रखेंगे। तो मेरे ख़्याल में ये चल सकती है हुकूमत। सूबों के हद तक हमने ये देख लिया है। 2013 में आपको याद है PTI की हुकूमत थी, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान में मिली जुली थी, पंजाब में इनकी अपनी हुकूमत थी। तो ये चला ना, 5 साल पूरे हो गए। अगरचे वो धरने का शोशा ना होता तो शायद वो भी नवाज शरीफ साहब ही 5 साल पूरे कर लेते, लेकिन उस वक्त भी चूँकि एक तय हो चुका था एक टारगेट कि नवाज शरीफ को नहीं होने देना, लिहाजा नवाज शरीफ साहब नहीं हुए। एक तहरीक इंसाफ की जानिब से इल्ज़ाम है कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार है, आपके तज़िये में ये नज़र आता है आपको ऐसा?
मुझे तो नहीं लगता। आपको लगता है कि इलेक्शन इलेक्शन कमीशन कमीशन की हद काम तक तो मुझे नहीं लगता कि वो जानिबदार है, हम्म, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये पीटीआई की सियासी गलती है कि अपने तोपों का रुख जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानब रखते हैं। मेरे ख्याल में वो वैसे तो उसके अंदर कोई इंडिविजुअल्स हो सकते हैं तो हमदर्दी कहीं इधर उधर रखते हैं, बतौर अदारा लेकिन बतौर इदारा और बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेरे ख्याल में जितना ये इदारा गैर जानबदार इस वक्त था शायद माजी में नहीं था, अच्छा और गैर जानबदार भी है और मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड भी है, इस वक्त तैयारी भी पूरी है। लेकिन अब ज़ाहिर है नताइज बताएंगे आपको। जो बाई इलेक्शंस हुए हैं, जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हुए हैं, वो तो जनरली हमें लगता है कि बिल्कुल फेयर हुए हैं। तो आपको लगता बाई है कि- इलेक्शंस में हुकूमत PMLN की थी जी और जीत जीत पाकिस्तान PTI तहरीक रही इंसाफ की थी। हुई। हाँ जी, और अभी आप देखें कि जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, हुकूमत PTI की थी लेकिन JUI जीती इलेक्शन। फिर इस तरह सिंध के अंदर भी कम से कम कराची की हद तक PPP की हुकूमत थी, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जमात इस्लामी और PTI ने नशिस्तें जीत लीं कि वो बना सकते थे मेयर का इलेक्शन। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हो या बाई इलेक्शंस हों, उनसे मुझे ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन तो फेयर और गैर जानबदार है। लेकिन अब इनका बड़ा इम्तिहान है क्योंकि पहले जनरल इलेक्शन तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के अब होंगे, जी तो और ये बड़े इम्तिहान होगा उनका, तो इससे पता चलेगा। लेकिन बज़ाहिर तो मुझे यही लगता है मेरे तर्जिए के मुताबिक। तो आपको लगता है कि आम इंतखाबात से पहले जो आप कहते हैं प्री पोल रिगिंग वो तो मुमकिन है, इंतखाबात वाले दिन कोई इस तरह से धांधली मुमकिन नहीं है? इंतखाब वाले दिन भी देखें धांधली एक तो वो होती है ना जो ट्रेडिशनल तरीका है कि बैलेट पेपर ही चुरा लिए जाएं और किसी उम्मीदवार को डालने के बजाय दूसरे को डाल दिए जाएं। ये 1977 में ये हुआ तो उसका बड़ा भयानक नतीजा निकला, फिर बड़ा रिज़ल्ट पब्लिक के अंदर बहुत बुरा रिएक्शन था। तो उसके बाद से जिन लोगों ने रिगिंग करनी होती है उनकी टेक्निक का प्री इलेक्शन किया, और इलेक्शन वाले दिन भी अगर करना हो तो फिर उसका तरीका काउंटिंग में होता है। काउंटिंग में यानी काउंटिंग वहाँ पे के वोटिंग वोटिंग के टाइम पे नहीं होता, काउंटिंग के लिए। काउंटिंग में जिस तरह 2018 में ये वसी तर शहादतें हैं कि पोलिंग एजेंट्स को भगा दिया गया। काउंटिंग के टाइम पे पोलिंग एजेंट थे ही नहीं और उनके दस्तखत भी नहीं है। अगर आप देखें तो मेजॉरिटी ऑफ फॉर्म 45 उस पर उनके दस्तखत भी नहीं है। यानी आप तादाद अपनी मर्जी से लिख सकेंगे। तादाद वोटों मर्जी से लिख सकते हैं तो उसी हिसाब से होता है, और ये बहुत ज़्यादा नशिस्तों में करने की ज़रूरत नहीं होती। 15 से 20 नशिस्तों के अंदर भी अगर आप तब्दीली कर दें तो वो हारने और जीतने का फ़र्क पैदा हो जाता है। ठीक है, तो वो काउंट कर लेते हैं लोग पहले से जिन्होंने करना होता है, पूरा तज्जिया किया होता है। तो ये हो सकता है काउंटिंग में गड़बड़ हो सकती है और प्री पोल रिगिंग हो सकती है और पोस्ट पोल भी हो सकती है। वो कैसे? यानी इलेक्शन के बाद, यानी अगर आप हंग पार्लियामेंट हो जाए तो अपनी मर्ज़ी के लोगों को, वो जो इंडिपेंडेंट होते हैं उम्मीदवार इलेक्टेबल्स, जी उनको उस पार्टी में शामिल कराया जाए जिसकी आपने सपोर्ट कर दी है। PTI के साथ ऐसे ही हुआ ना जी। पंजाब में वो सबसे बड़ी पार्टी तो नहीं थी, पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी तो PMLN थी, लेकिन फिर वो आज़ाद उम्मीदवारों को, जिसे कहते हैं ना जहांगीर तरीन साहब का जहाज़ चला, वो जहाज़ चला और आज़ाद उम्मीदवारों को ला के उन्होंने उसमें शामिल करा दिया PTI में। तो ये भी एक तरीका होता है पोस्ट पोल रिगिंग का कि आपने हुकूमत बनाने के टाइम पे ऐसे लोगों को शामिल कर दिया, फिर छोटी पार्टियां उनकी आपके साथ इत्तेहाद हो जाए। इत्तेहाद करा दिया। तो ये सारी चीज़ें मुमकिन है। तो आप कह रहे हैं ज़्यादा परसेंटेज है या तो इलेक्शन से पहले या उसके इलेक्शन बाद। के बाद? पोलिंग इलेक्शन के डे दौरान, पे मुमकिन नहीं है। इलेक्शन डे काउंटिंग काउंटिंग पॉसिबल, लेकिन वो भी सबसे मुश्किल काम है। लेकिन पोलिंग तो बहुत ही मुश्किल काम है। लोग पोलिंग में नहीं करते अब, क्योंकि वो स्टालिन ने कहा था, किसने, रशिया में एक कहावत है कि वोटिंग डिपेंड्स, इलेक्शन डिपेंड्स ऑन हु काउंट्स देम। तो जो काउंट करता है वोट्स, वो फैसला करता है कि कौन जीतेगा, डालने वाले फैसला नहीं करते। तो हमारे यहाँ किसी हद तक के बात दुरुस्त है, किसी हद तक, लेकिन हमारा जो मारूफ तरीका है ना वो प्री पोल का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या दीगर जमातें, आपके तजिए में आप भी तो हम में से ही हैं,
क्या आपका तजिया कहता है कि इस वक्त अगर इलेक्शन होते हैं फ्री एंड फेयर तो कौन सी पार्टी मेजोरिटी ले जाने में कामयाब होगी? देखिए मेजॉरिटी के बारे में तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि बड़ा टफ कंपटीशन है, ठीक है। और अब से लेके इलेक्शन की डेट तक बहुत सी चीज़ें तब्दील होंगी, आप देखेंगे उसके मुताबिक राय आमा भी तब्दील होगी। हम चूँकि पब्लिक ओपिनियन पोल्स करते हैं तो मुझे याद है कि 2018 में जी इलेक्शन से 3 हफ्ते पहले तक जो पोल्स थे या 4 हफ्ते पहले तक वो PMLN की जीत प्रिडिक्ट कर रहे थे, लेकिन 4 हफ्ते के बाद जो पोल हुआ उसमें अचानक PMLN ने अपनी मेजॉरिटी लूज़ करनी शुरू कर दी और उसके बाद जो पोल हुए उसमें PTI ऊपर जा रही थी। जो मियाँ साहब वापस आए हैं और उनकी गिरफ्तारी हुई है और जिस तरह से वो गिरफ्तार हो के उनको हाँक के ले जाया गया उनके और उनकी बेटी को, उससे जिसका मैंने जिक्र किया था ना, कुछ लोग जो होते हैं वो आज़ाद होते हैं, वो देखते हैं ताकत किसके पास है, तो उनको अंदाज़ा हो गया कि PMLN नहीं जीत रहा, तो इसलिए उन्होंने अपना आपकी वोट निकाला। हमदर्दी है भी तो आप वोट तो उसको देंगे ना जिससे काम कराने हैं, कल को जिनसे काम पड़ना है। तो इसलिए वो एक बहुत बड़ी तादाद होती है, वो उधर ही चली जाती है। तो इस वक्त भी हवा का रुख देख के क्या हालात होंगे ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे आसार नज़र आ रहे हैं कि PMLN के हक़ में जो सर्वे के नताइज हैं वो उनके हक़ में तब्दील होना शुरू हुए हैं। अभी भी वो जीत नहीं रहे हैं, लेकिन अभी जो कैंपेन चलेगी वो हवा का रुख मुतय्यन करेगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ये जितनी जमातें हैं, चूँकि ये मखलूत इन्होंने हुकूमत भी बनाई थी और इन 5 सालों में ये सभी किसी ना किसी तरह हिस्सा रहे, तो क्या नए और आज़ाद जो चेहरे हैं उनकी भी कामयाबी का सबब बन सकते हैं इस इलेक्शन में? कोई इस तरह से माहौल देख रहे हैं आप? आज़ाद तो फिर भी कुछ जीतेंगे ना जी, उनकी तादाद कितनी होगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरह पिछली दफ़ा PMLN पे दबाव आया था इलेक्शन के दौरान, जब वो उम्मीदवार बन गए थे, टिकट मिल गए थे, उन्होंने नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दिए थे, तो उस वक्त उनके ऊपर दबाव आया कि आप PMLN के टिकट से मत हिस्सा लें, लोगे तो हार जाओगे या हरा दिए जाओगे, तो तुम्हारे लिए बेहतर यह है कि उस पार्टी में शामिल हो जाओ। उस वक्त उस पार्टी का नाम PTI था, या फिर आज़ाद लड़ लो अगर तुम नहीं जा सकते। तो बहुत से लोगों ने टिकट मिला हुआ, कैंपेन शुरू हो चुकी, लेकिन टिकट वापस कर दिए PMLN को, क्योंकि वहाँ उनको नज़र आ रहा था कि अगर हमने ना किया तो हम नहीं जीत सकेंगे, दबाव इतना था। तो इस वक्त भी ऐसे हो सकता है कि कई लोग PTI का टिकट याफ्ता हों और वो दबाव के बाद उसको आज़ाद लड़ना पसंद करें, और जब आज़ाद लड़के जीत गए तो फिर दबाव के तहत वो उस पार्टी में शामिल हो जाएं जिसमें पार्टी को जिताना मकसूद होगा। तो ये सारी बातें हमारे यहाँ माजी में होती रही हैं, उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ, वरना मुझे नहीं पता कि क्या प्लान हो रहा है, लेकिन साबिक़ा तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि ये तमाम बातें मुमकिन है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आपका शुक्रिया।